हेलो। हाँ, तो कल हमने एक होमवर्क दिया था, वो किया होगा सभी ने। उम्मीद है सभी ने किया होगा। अगर नहीं किया है तो उसको देख लेते हैं। इसमें से मैं कुछ उदाहरण करा देता हूँ, कुछ एग्जांपल। एक था अपना 16, 25 हमने दिया था। 16, 25, 18, 28 के क्या करने थे? अभाज्य गुणनखंड करने थे। तो अभी हम करा देते हैं, इसमें से 25 का और 18 का करा देते हैं। देखो, सबसे पहले 25 का कर रहे हैं, तो 25 के लिए हम 25 में पहले सबसे पहले 2 का देखेंगे तो 2 का भाग नहीं जा रहा। इसके बाद हम किसका देखेंगे? 3 का भी भाग नहीं जा रहा, तो फिर 5 का भाग देंगे। तो कितनी बार? 5 5 25। फिर 5 का देंगे तो एक बार गया। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया? 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 कितनी बार है? एक और एक 2 बार। तो हम इसको 5 की घात 2 लिख सकते हैं। तो ये अपने आ गए। अब इसके इसी प्रकार से मैं 18 का दिखाता हूँ। सबसे पहले 2 का देंगे, 9 दूनी 18, 9 बार गया। फिर 2 का देंगे, 2 का नहीं जाएगा। तो इसलिए अब हम किसका देंगे? 3 का। तो 3 तिया 9। फिर 3 का देंगे तो एक बार आ गया। इस प्रकार से 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुना 3 गुना 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना 3 की घात कितनी हो गई? देखो यहाँ पे एक एक ये हो गया, 3 एक ये हो गया, तो 3 की घात कितनी हो गई? 2। तो इस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से, अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो अगली हेडिंग डालो। और ये तुम्हारे प्रश्नावली 1.2 में मुख्य है। केवल उसमें एचसीएफ और एलसीएम ही पूछे गए हैं और एक अभाज्य गुणनखंड। तो अगली हेडिंग डालो, संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, ज्ञात करना। तो अभी हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करना। पहले हम समझेंगे कि किसको हम एलसीएम बोलते हैं, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि अपने पास आ, पहले हम देख लेते हैं कि एक एक करके इनको परिभाषित कर लेते हैं और इनको समझ लेते हैं क्या होता है। तो इसमें लिखिए, पहला होता है इसमें महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक, समापवर्तक, महत्तक समावर्तक। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एच सी एफ भी बोलते हैं। अब एच सी एफ का फुल फॉर्म लिख लो। एच सी एफ का ये होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसीलिए इसको एच सी एफ बोला जाता है। अब हम इसको देखते हैं कि किसको हम एच सी एफ बोलते हैं और इसको कैसे परिभाषित करते हैं। देखो, हम दो संख्याओं का एच सी एफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है? दो संख्याओं के लिए वह हाईएस्ट, इसमें देखो एक एक शब्द लिखा है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, ऊंची से ऊंची। तो दो संख्याओं का एचसीएफ वह संख्या होती है जो बहुत बड़ी से बड़ी वह संख्या होती है जिसमें जिससे ये दोनों संख्याएं आपस में विभाजित हो जाती हैं। दोनों संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। देखो कैसे? हम मान लो कि ए और बी संख्याओं का क्या ले रहे हैं? एच सी एफ। इसको शॉर्ट फॉर्म में और लिख लेना, मैसे भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? मैसे। मैसे का मतलब महत्तम समावर्तक। तो इसमें एक बार परिभाषा लिख लो, फिर और समझा देंगे इसको। तो इसमें लिखो इसको, दो संख्याओं, दो संख्याओं का मैसे। मैसे का मतलब महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे जिससे
दोनों संख्याएं, जिससे दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएं, संख्याएं विभाजित हो जाएं, उसे उन संख्याओं उसे उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। देखो, ये दो संख्या ज्यादा भी हो सकती है, पर मैं दो संख्याओं को लेके इसको परिभाषित कर रहे हैं। दो संख्याओं का मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे, इस शब्द पे गौर करना, जिससे दोनों संख्याएं क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। अब देखो, मतलब दो संख्याओं का मैसे जो निकल के आएगा, उससे जो दोनों संख्याएं, उससे उनमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा और वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होंगी, इसके बाद संख्याएं नहीं मिलेंगी। तो देखो अब कैसे, देखो अब यहाँ पे हम उदाहरण ले लेते हैं। अब एक और देखते हैं इसका ज्ञात कैसे करते हैं, ये तो परिभाषित कर दिया। अब देखो, यहाँ पे लिखना मैस है, ब्रैकेट में लिख लेना HCF। HCF ज्ञात करने के लिए एक बार लिख लेना बात से, उससे क्या है कि समझ में आ जाएगा, अभी हम समझाएंगे तो अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे मैसिव ज्ञात करने करने के लिए संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य, प्रत्येक उभयनिष्ठ प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य प्रत्येक अवयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड की सबसे छोटी घात घात का गुणनफल होता है। घात का गुणनफल होता है। अब देखो क्या है, हम ऐसे ज्ञात कर रहे हैं, तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, पहले क्या ज्ञात करेंगे, संख्याओं का क्या ज्ञात कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो देखो, अब मैं उदाहरण ले लेता हूं। हम ले लेते हैं, संख्या ले लेते हैं 6 और 20। उदाहरण, अब इसको ध्यान से समझना। 6 व 20 का HCF ज्ञात करो। HCF मतलब मैं से ज्ञात करो, ये आ जाता है अपने पास प्रश्न। तो कैसे करेंगे, देखो, मैसेज ज्ञात करने का हमने एक एक जो परिभाषा लिखी है ना, उसको ध्यान से देखते जाएंगे। तो ज्ञात करने के लिए संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखो, 6 को कैसे निकालेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 में पहले 2 का देंगे 3 बार, 3 का 1 बार, तो अभाज्य गुणनखंड कितने मिल गए, 2 गुना 3। इसकी घात कितनी है, 2 की, 1 बार है, ये भी 1 बार है। अब हम 20 का निकालेंगे, तो 20 का निकालते हैं। यहाँ पे 20 लिख दिया, सबसे पहले 2 का जाएगा 10 बार, फिर तो 2 का जाएगा इसमें 5 बार। अब देखो, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा, 5 का 1 बार। तो हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 बार आया है तो 2 की घात 2 और इंटू 5, तो ये अपने पास 20 का मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने क्या लिखा है, प्रत्येक उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में समान है। तो प्रत्येक उभयनिष्ठ, हम हमें पहले सबसे पहले वो छांटना है जो दोनों में उभयनिष्ठ आए। प्रत्येक उभयनिष्ठ, तो हमने यहाँ पे उभयनिष्ठ देखना है। तो हमने यहाँ पे देखा, इसमें दो है, इसमें भी 2 है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, दोनों में 2 मिला है, इसमें भी नीचे 2 मिला है, तो 2 उभयनिष्ठ है। अब उस उभयनिष्ठ का क्या करना है, देखो, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेनी है। क्या करना है, सबसे छोटी घात लेनी है। तो देखो, अपने पास क्या मिला है,
अपने पास अब हमें एच सी एफ क्या हो गया, एच सी एफ किस किस का निकाल रहे हैं उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जैसे 6 और 20 का। सबसे पहले तो हमें 2 मिला, दोनों में ओवेनिस्ट क्या है, 2 है। 3 दोनों में है क्या, नहीं है। तो अपने पास 2 ओवेनिस्ट मिला। अब उसका क्या करना है, सबसे छोटी घात लेनी है। तो सबसे छोटी घात दोनों में देखना, ऊपर तो है 1, इसमें 1 है, इसमें कितनी घात है, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 2 बार आया है। तो हमें कौन सी लेनी है, सबसे छोटी, मतलब 2 की घात 1 लेनी है। अब इसमें और ओवेनिस्ट है क्या कोई गुणनखंड, 3। 3 6 वाले में तो है, 20 वाले में नहीं है। 5 20 वाले में है और 6 वाले में नहीं है। तो इस प्रकार से इसका एचसीएफ क्या आ गया, तो एचसीएफ आ गया इसका 2। ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब हम अगला देखते हैं एच एलसीएम। तो अगला लिखो, इसमें अगली हेडिंग डालो दूसरे नंबर की। इसको बोलते हैं लघुत्तम, लघुत्तम समावर्तक, समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। इसमें इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। तो ये हो गया। इसको हिंदी में शॉर्ट में बोलते हैं, देखो लैसे का एल ले लेंगे, स इसका तो लैस है। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में शॉर्टकट में, लैस है। तो अब इसको परिभाषित करते हैं, इसको कैसे ज्ञात करना है। अपनी दो 1.2 प्रश्नावली है वो इसी पे आधारित है। तो देखो इसमें लिखो, अभी मैं 2 संख्याओं पे परिभाषित कर रहा हूँ, वैसे कितनी भी संख्याओं का एक साथ हम लैसे निकाल सकते हैं, निकालेंगे ऐसे ही। 2 संख्याओं, लिखो 2 संख्याओं का लैसे, लैसे का मतलब लघुत्तम समावर्तक, वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या होती है। 2 संख्याओं का लैसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे उन संख्याओं का लैस है, मतलब लघुत्तम समावर्तक लैस है कहते हैं। अब देखो, हमने ऊपर वाली परिभाषा में देखा था कि 2 संख्याओं का में से क्या था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं में, जो दोनों, जिससे दोनों संख्याएं क्या हो जाए, विभाजित। अब यहाँ देखना एक बार, अपने पास में से क्या आया था, 2। तो में से में तो क्या था कि ये दोनों संख्याएं, दो, 2 आया था। 2 का भाग 6 में भी जा सकता है और 2 का भाग 20 में भी जा सकता है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे तो क्या है, में से में दोनों संख्याओं में इसका भाग जाएगा और लैसे में क्या रहेगा, इन संख्याओं का जो लैसे आएगा उनमें भाग जाएगा, लैसे आएगा उसमें भाग जाएगा। देखो अब इसको एक बार ज्ञात कैसे करते हैं वो भी लिख लेते हैं। तो इसमें लिखना है, लैसे संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक अभाज्य सबसे गुणनखंड की सबसे बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी घात होती है, घात होती है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लैसे में क्या करना है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लेना है। अब यहाँ पे ओवेनिस्ट नहीं लिखा,
कि भाई दोनों अभाज्य गुणनखंड निकाले, उनका ओवेनिस्ट ही लेना ना, यहाँ पे ओवेनिस्ट नहीं है तो क्या करना है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड लेना है, उसकी क्या देखनी है, सबसे बड़ी घात देखनी है, उसकी क्या करनी है, सबसे बड़ी घात देखनी है कि बड़ी घात कौन सी आती है, तो उसको लिखना है। तो अब देखो कैसे, अब हम क्या करेंगे, उदाहरण कौन सा ले ले, वही ले लेते हैं ऊपर वाला उदाहरण, 6 व 20 का लैस है, लैस है मतलब एलसीएम। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 आता है, ये पहले निकाल लिया है। 20 का 2 की घात 2 आया था और 3 और 5 आया था, ये ऊपर कर चुके हैं हम, अब नहीं निकाल रहे दोबारा, ये यहाँ पे निकाला हुआ है देखो, तो यही हम काम में ले रहे हैं, ये ले लिया। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम जब हम निकाल रहे हैं, एलसीएम किस किस का, 6 और 20 का, तो क्या करना है, तो यहाँ पे देखो ये लाइन लिखी हुई है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें प्रत्येक क्या है, 2 है, 3 है और यहाँ पे 5 है, क्यों, 2 तो ऊपर भी है, तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड जो दोनों में आए हों, तो दोनों में आए हों, 2, 3 और 5, इनकी क्या करनी है, सबसे बड़ी घात लेनी है। तो देखो हमने कॉमन देख लिए, इसमें 2, 3 और 5 है, 2 तो यहाँ पे पहले से ही आ गया, तो 2 की घात देखो सबसे बड़ी घात कितनी है, हमें क्या देखनी है, बड़ी घात, तो 2 की घात 2 इसमें भी है, 2 की घात इसमें 1 है और 2 की घात इसमें क्या है, 2 है, तो सबसे बड़ी घात लेनी है, तो 2 की घात 2। फिर अगला कौन सा है, 3, हमें वो देखना है जो दोनों में ओवेनिस्ट नहीं देखना, अब की बार क्या देखना है, एलसीएम में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को देखना है, तो 3 इसमें, 3 ले लिया, 3 नीचे वाले में है क्या, नहीं है, तो 3 की बड़ी घात क्या है, 1 ही मिलेगी। फिर अब 5 आ गया, 5 की बड़ी घात क्या है, 5 की बड़ी घात 1 ही है, तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या बन गया, ये बन गया। अब इसको हल कर लेते हैं, 2 की घात 2 का 4, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुना 2, 4 गुना 3 गुना 5, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 गुना 5, तो 12 पन 60, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया इसका, 60। तो ये इस प्रकार से हमने एलसीएम निकाल लिया, ये आंसर आ गया। अब एक बात देखो, हमने परिभाषा में लिखाया था कि एलसीएम क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से विभाजित होती है, दोनों संख्याओं से मतलब 6 का भाग 60 में भी जाएगा, 20 का भाग 60 में जाएगा। यहाँ पे क्या है, इन संख्याओं का भाग किस में जा रहा है, लैसे में, और मैसे में क्या होता है, मैसे में उल्टा रहता है, इस मैसे का भाग इसमें दे देते हैं, मैसे में तो इनका इसमें जाता है, और लैसे में क्या रहता है, संख्याओं का भाग मैसे में जाता है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया, 60 क्या है, 6 से भी विभाजित होगी और 60 20 से विभाजित होगी, तो ये मैसे की विशेषता होती है। और ये क्या है, सबसे छोटी से छोटी संख्या है, ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सबसे छोटी से छोटी मतलब इससे छोटी, 60 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी तुम्हें जो दोनों का एक साथ भाग जाता हो, जिसमें 6 का और 20 का एक साथ भाग जाता हो, ऐसी संख्या तुम देखना मिलेगी नहीं। केवल सबसे छोटी कौन सी संख्या, 60 ही ऐसी है जिसका जिसमें इन दोनों का भाग जा रहा होगा। और मैसे में क्या है, मैसे में था कि बड़ी से बड़ी संख्या थी ये, और मैसे में होगा क्या, ये दो एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग जा रहा है एक साथ। देखो दो दो के बाद तुम कोई सी बड़ी संख्या देखना जो दोनों में एक साथ भाग जा रहा है, नहीं मिलेगी, तो ये क्या है, एक बड़ी से बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार से हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो, एक बात और देखते हैं, एक तो यहाँ पे निकला 60, लैसे कितना आया, 60। अब एक एक रुचिकर चीज देखते हैं, देखो मैं अभी उतारना नहीं है, मैं रफ प्रैक्टिस के लिए दिखा रहा हूँ। अपनी संख्या थी 6 और दूसरी थी 20, अगर मैं इन दोनों का गुना करूँ तो कितना आता है, 6 गुना 20 करने पे 6 दूनी 12 है, तो 120 आ रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ, इन लैसे और मैसे को गुना करके देखता हूँ, लैसे कितना आया, ये मैसे एचसीएफ कितना आया, यानी कि इसको मैसे भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, मैसे, हिंदी में मैसे और इंग्लिश में लैसे। तो मैसे कितना आया,
दो, दो को, और इसको लेस है साइड को भी गुना करके देखता हूँ क्या आता है। मैं करता हूँ लेस है, सॉरी, एच सी एफ गुना एलसीएम करके देखता हूँ कितना था। दो एच सी एफ था और लेस है कितना था, साइड। तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 2 6 की 12, तो इसका भी 160। इसका मतलब क्या आ रहा है देखो, अगर मैंने दो संख्याओं का गुना किया तब कितना आया, 120। अगर मैंने एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम का गुना किया तब भी कितना आ रहा, 120। इसका मतलब है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं तो उनका लैसे और मैसे का गुना भी 120 आएगा। 120 मतलब दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। तो ये लाइन हम लिख लेते हैं, और ये बहुत ही अच्छी लाइन है। तो इसको लिख लेते हैं कि ऐसा होता है। तो यहाँ पे नोट डाल के लिखिए, यहाँ पे लिखिए, दो धनात्मक पूर्णांक, कौन कौन संख्या ले रहे हैं, ए कॉमा बी के लिए लिख लेते हैं, के लिए क्या होता है, या फिर ऐसा लिख देते हैं, एक काम कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए, संख्याओं के लिए ऐसे लिखिए, के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके, उनके एच सी एफ, एच सी एफ यानी कि मैस है, गुना एलसीएम यानी कि लेस है। तो दोनों संख्याओं का गुना किस किस के बराबर आ रहा है, दोनों संख्याओं का गुना, इसको ब्रैकेट बंद कर लेना, दोनों संख्याओं का गुना किस किस के बराबर आ रहा है, उनके एलसीएम एचसीएफ निकालो, और एलसीएम निकालो तो उनके गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम दोनों संख्याएं अपने पास अगर दो संख्याएं क्या दे दे, ए और बी दे दे, तो इसके लिए क्या होगा, ए का गुना बी से किसके बराबर आएगा, एक तो एच सी एफ निकाले हम किसका, ए का और बी का, और इसका गुना किससे बराबर आएगा, एलसीएम निकाले किसका, एलसीएम निकाले ए का और बी का, तो ये दोनों आपस में कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। तो ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, इसका काम कब आएगा, देखो हमारे पास दोनों संख्याएं दी हुई होंगी, अगर एच सी एफ दे दिया तो पक्षांतरण करके हम एलसीएम निकाल लेंगे, इसको ज्ञात करना है तो इसका भाग देके इसको निकाल लेंगे, तो हमें ये ज्ञात करने में आसानी हो जाएगी। इसका एक क्वेश्चन भी कराएंगे। अब इसमें एक नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना, इसको समीकरण एक दे देना, ऊपर वाले को एक, इसको समीकरण एक लिख देना। तो क्या लिखना है, सूत्र एक, तीन संख्याओं, तीन संख्याओं के लिए मान्य नहीं है, के लिए मान्य नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये दो संख्याओं पे ही मान्य होगा, केवल कितनी संख्याओं पे, दो संख्याओं पे। तीन संख्याओं के लिए ये सूत्र सही नहीं होता कि तीन संख्याओं का गुना करें और उनका एलसीएम और एचसीएम निकालें, तो सही नहीं आएगा। तो इसके लिए, इसका मतलब ये दो संख्याओं के लिए ही लागू होता है। तो अब हमने हमने क्या देख लिया, हमने सीख लिया कि हम दो संख्याओं से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या निकालते हैं, एचसीएफ के लिए सबसे पहले उनके गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड में क्या करते हैं, एचसीएफ में तो करते हैं सबसे छोटी घात लेते हैं, और उनके, इसको अंडरलाइन कर लेना, सबसे छोटी घात है और क्या है, उभयनिष्ठ है। ये मुख्य बात है, प्रत्येक उभयनिष्ठ को लेते हैं, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को लेते हैं, और वो भी क्या, सबसे छोटी घात को लेते हैं। तो ये अंडरलाइन कर लेना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले और 20 के निकाले। यहाँ पे दो मिल रहा है, यहाँ पे भी दो मिल रहा है, और दोनों में क्या है, सबसे छोटी घात क्या है, दो की घात एक है, तो हमने दो की घात एक ले ली। इसके बाद कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं मिला तो हम उसको
नहीं निकाल रहे। अब हम देखते हैं लैसे। लैसे में क्या करेंगे? लैसे में होता है कि हमें सारे अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। देखो इसमें एक लाइन लिखी हुई है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं। जो मिल रहा है वो भी लेंगे, नहीं मिल रहा वो भी लेंगे। तो यहाँ पे दो इसमें है, तीन है, पांच है। दो तो ऑलरेडी हमने ले लिया ऊपर से, तो दो लिया, तीन लिया, पांच लिया। दो की घात सबसे ज्यादा किस में है? दो में है, ये वाली। तो ये ले ली। तीन की घात एक मिली और पांच की घात एक मिली, तो हमने ये लेके इनको हल कर लिया, तो कितना आ गया? 60। अब हमने देखा कि इन दोनों संख्याओं का गुणा किसके बराबर आ रहा था? HCF और LCM के। तो हमने इनको बराबर करके गुणनफल के रूप में लिख दिया है। तो A गुना B किसके बराबर आ रहा है? HCF गुना LCM के। और ये तीन संख्याओं के लिए ये सूत्र मान्य नहीं है। तो ये ध्यान में हमें रखना है कि ये संख्या, तीन संख्याओं के लिए ये सूत्र मान्य नहीं है, तो तीन में ये लागू नहीं होता है। केवल किन संख्याओं में? दो संख्याओं में। तो सबसे पहले HCF निकालना हमने सीख लिया और LCM। अब हम देखेंगे बुक के क्वेश्चन, देखेंगे कि कैसे इनको हल करते हैं। और अब प्रश्नावली 1.2 निकाल लीजिए अपने नोटबुक से, उसको सर हल करते हैं। तो ये अपनी प्रश्नावली 1.2 है। 1.1 प्रश्नावली हट चुकी है सिलेबस से, तो हमने स्टार्ट किया है 1.2। अब यहाँ पे हम सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है इसमें पहला। देखो, निम्नलिखित संख्याओं, क्या दे रखा है यहाँ पे? निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों की गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसका? एक तो है 140 का, 156, 3825, 5005, और ऐसे ही एक संख्या और दे रखी है। तो इसमें लिखिए प्रश्नावली 1 बुक में डाल लेना, उसमें प्रश्नावली अपने नोटबुक में डाल लेना 1.2 का। तो क्वेश्चन नंबर पहला, इसका भी फर्स्ट ए रोमन संख्या में लिखना है। क्या है? 140। इसके क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है, इसका क्या निकालना है? देखो, अभाज्य गुणनखंड को किसके रूप में लिखना है? गुणनफल के रूप में। तो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं। 140 लिखते हैं, इसमें पहले किसका भाग देंगे? दो का। दो का दिया तो कितनी बार गया? 2 7 14, जीरो आ गया। दो का दिया, 3 7 3 दूनी 6, एक बच गया, 5 10 हो गया, 3 5 5 वो 5 दूनी 10। फिर दो का जाएगा कि इसमें नहीं जाएगा? ये रफ में अलग अलग भाग दे के देख लेना। फिर तीन का नहीं जाएगा, तो अब पांच का दिया, 5 सत्ते 35। फिर अब किसका भी नहीं जाएगा, तो सात का जाएगा एक। तो इसका मतलब हमें 140 के कितने मिल गए? हमें मिल गए 2 गुना 2। अब देखो इनको क्या करेंगे? गुना के रूप में लिख लेंगे। इनको गुना के रूप में, आपस में गुना के रूप में लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आंसर आ गया। इसको चाहे तो घात के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुना 2 है, तो 2 की घात 2 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ तक सही है। अब हम एक और क्वेश्चन करा देते हैं, इसमें से कौन सा एक करा देते हैं? ये करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। तो इसमें लिखो, अपने नोटबुक में लिख लेना चौथा। क्या है? 5005 है। अब इसके लिए कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 5005। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है? सबसे पहले दो का दे के देखेंगे। दो का देंगे, दो का इसमें भाग नहीं जा रहा, क्यों? सम संख्या नहीं है लास्ट का अंक। तो हम इसमें किसका देंगे? तीन का भी नहीं जा रहा, क्यों? पांच और पांच संख्या 10, 10 में तीन का नहीं जाता। भाजकता का नियम हमने पढ़ चुके हैं पहले। तो इकाई का अंक 5 है, तो 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब इसमें 5 का भी नहीं जाएगा, तो अब किसका जाएगा? इसका, इसमें जाएगा 7 का। देके देखो, 7 का, 7 दूनी 14, ज्यादा हो जाएगा, 7 एकम 7, ऊपर बचेगा 3, 7 चौका 28। देखो, 1 0 0 1 में 7 का भाग देके देख लेना। 7 एकम 7, 7 बच गया, 3 0, 7 चौका 28। यहाँ दो बचेगा, एक उतार लेंगे, और 3 सत्ते 7 या 21। तो ये यहाँ पे जीरो बच जाएगा। तो हमको क्या मिल गया? हमें मिल गया 143, यहाँ पे आ गया।
अब इसमें 7 का भी नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 3 नहीं हो जाएगा। तो अब किसका भाग देना है? 11 का। 11 एकम 11, 3 33, तो 13 बार जाएगा। ये करके देखना रफ में, अब रफ का काम जरूर पड़ेगा। और जो भी मैं करा रहा हूँ पहले रफ में करना, फिर फेयर में करना। अभी ये रफ में उतार लेना। प्रश्नावली जब भी स्टार्ट होती है तो उसको रफ में उतारना। तो यहाँ पे 13 है, तो 13 एकम 13, तो 5000। 5 का क्या मिल गया? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, तो हमारा ये आंसर आ गया। ऐसे ही होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5, ये घर करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5, ये चारों होमवर्क में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने करवाई दिया, ये तो छोड़ देना। तो 1, 2, 3 और 5, ये घर पे करके देखना है। अब अगला क्वेश्चन देखो। दो पूर्णांकों के लिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ज्ञात करेंगे और जांच कीजिए कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आता है कि नहीं आता। जरूर जांच करेंगे। पहले क्या कर लेते हैं? इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं किसका निकाल देता हूँ? मैं करके दिखा देता हूँ पहले का। 2 का और 3 का तुम करके देखना। तो देखो, अब डालना क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का भी कैसे, कौन सा है? पहला, फर्स्ट। तो ये फर्स्ट लिख लिया। पूछा क्या है इसमें? 26 और 91। सबसे पहले किसका करना है? 26 और 91 का क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल देंगे, हमने सीखा है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 26 व 91 का एचसीएफ, एचसीएफ व एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे देखो। पहले 26 के क्या कर लेते हैं? गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 26 के 2 का देंगे तो 13 बार गया। 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या, तो इसमें केवल 13 का जाएगा। 13 एकम 13, तो इसके आगे 2 गुना 13 है। अब हम किसके निकालने हैं? 91 के। तो 91 का भी ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। तो इसमें 2 का जाएगा? नहीं जाएगा। 3 का? 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा? 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का? 5 का नहीं जाएगा। 7 का? 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 7 21, 7 का चला जाएगा तो 7 का देंगे। 7 एकम 7 और 2 बचे, 7 या 21, 13 7 91 चला गया, तो 13 का भी एक बार जाएगा। तो ये इसके कितने बन गए? 7 गुना 13। तो पहले निकालते हैं एच सी एफ। एच सी एफ किस किस के निकाल रहे हैं उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, 26 और 91। तो परिभाषा में क्या बताया था? एचसीएफ में तो केवल ओवेनिस्ट है उनको लेते हैं। केवल जो ओवेनिस्ट मतलब दोनों में आ रहे हैं उनको लेंगे। तो दोनों में कौन कौन से आ रहे हैं? 2 देखना आ रहा है क्या? 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 13 को ले लेंगे। और 13 की कौन सी घात लेंगे? सबसे छोटी घात। तो 13 की सबसे छोटी घात क्या है? एक एक घात है दोनों में, तो एक ले लिया। 7 इसमें है पर उस ऊपर ऊपर वाले में नहीं है, तो 13 को नहीं लेंगे। अब देखना एलसीएम। अब क्या निकाले? एलसीएम किस किस का? 26 का और 9 का, 91 का। 26 और 91 का। इसमें क्या करते हैं? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लेंगे। प्रत्येक मतलब जो ऐसा नहीं देखते इसमें ओवेनिस्ट, देखो 2 लेना है, 13, 7, 13 हमने पहले से ही देख लिया। तो इसमें लेंगे प्रत्येक को, 2, 2 भी लेंगे, 13 भी लेंगे, 7 भी लेंगे। अब बताना मेरे को, ये 13 वाला लेंगे या नहीं लेंगे? 13 वाले की क्या करेंगे? सबसे ज्यादा घात लेंगे। सबसे उच्चतम घात कितनी है? 2, तो उसको लेंगे। हमें क्या करना है? एलसीएम में तो लेना है सबको, केवल बड़ी घात वाली को लेना है। सबको लेना है और जो बड़ी घात मिले उसको लेना है। तो इसमें देखो सबको लिया, इसमें क्या किया? सबको लिया। और 13 इसमें भी था, इसमें भी था। तो 13 की क्या करनी है? सबसे बड़ी घात देखनी है। तो 13 की घात इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो ये 2 नहीं आएगा, ये हटा देते हैं, गलती होगी इसमें। तो 13 की घात कितनी आएगी? 1। तो सबको लेना है, जो ज्यादा घात है उसको उसको भी उसको लेना है जरूर से। तो देखो यहाँ पे हो गया
दो भी लिया, 13 भी लिया, 7 भी लिया, 13 भी लिया। अगर हमारे पास जो ज्यादा संख्या ज्यादा घात वाली होती तो उसको भी लेते। अगर 13 की यहाँ पे दो घात होती तो हम यहाँ पे 13 की दो घात लेते, ना कि 13 की घात एक। क्यों? हमें लेनी है सबसे बड़ी घात वाला, और प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लेना है। तो अपने पास ये मिल गया, HCM आ गया और HCF ये आ गया। अब प्रश्न में था कि जांच करो कि इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन दोनों HCF और LCM के बराबर आता है कि नहीं आता है। जांच करते हैं। देखो, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखो, दोनों संख्याओं का, संख्याओं का गुणनफल देखना कितना आ रहा है। गुणनफल देखो, हमने किस किस का निकाला था, हमने निकाला था 26 और 91 का। 26 गुना 91 करो। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, आप जैसे उचित लगे वैसे इसको हल कर लेना। तो 26 गुना 91, 26 गुना 91 देखो करते हैं। 91 एक है, यहाँ पे क्या है, एक है। तो ये गुना करके देख लो, रफ में देखना है। तो मैं कर देता हूँ, एक का गुना किया 26 बार। आप हो सकता है कि इसको वैसे तरीके से लिख के गुना करते होंगे, 9 6 की 54, 5 9 दूनी 18 और 5 23। तो कितना आ गया, 6 6 3 2। तो ये आ गया 2366। गुणनखंड कर लिया। तो अब देखना है इसमें, तो गुणनखंड क्या किया था, 26 गुना 91। तो कितना आ गया, 2366 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब प्रश्न में पूछा है कि HCF और LCM का भी गुना इतना ही आता है कि देखो, करके देखते हैं। अब हम लिखते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब लिखते हैं HCF गुना LCM कितना आता है देखो। यहाँ पे LCM HCF कितना आया था, HCF कितना आया था, 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 गुना LCM कितना आया था, 2 13 7। तो 2 गुना 13 गुना 7, इसको भी लिख देते हैं। तो देखो, 13 गुना 2 26 हो गया, और 13 गुना 7 13 7 91, वही आ गया ना 26 गुना 91। तो ये भी कितना आएगा, 2366। इसको आप गुना करके देखना। देखो मैंने क्या किया, 13 गुना 2 किया, 13 दूनी 26, 13 7 91, ये कर लिया। इन दोनों को गुना करने पे भी कितना आएगा, 2366। इसको भी 2366। तो इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आ रहा है, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार लिखना, समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणनफल किसके बराबर आ गया, HCF और LCM के। तो इस प्रकार हमारा ये बात सत्य हो गई। तो ये हमारे आंसर हो गए। ये भी आंसर हो गया क्योंकि हमसे क्या पूछा था, LCM पूछा था, गुणनफल भी पूछ, एक तो ये भी पूछा था। आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया, और ये भी हमने सिद्ध कर दिया, ये भी आंसर हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए। अब क्या करना है, होमवर्क दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करना है, इसमें से क्वेश्चन नंबर एक तो करवा दिया, 2 और 3 होमवर्क करके रखने। और ये होमवर्क कल रफ में प्रैक्टिस करना, और हम इसको करवा देंगे, और बाकी के क्वेश्चन कल करवाएंगे। और खुद से करके देखना, ये भी हो जाएंगे। HCF और LCM ये हो गया, इसका भी करके देखना, ये भी करके देखना होमवर्क में। जो नहीं होते हैं हम इसको एक बार कल करवा देंगे, और इसको रफ में प्रैक्टिस करें। जो भी ये उतारने का काम है, रफ में उतारें पहले, फिर फेयर में उतारें। इससे गलती नहीं होगी और सब एक साथ उतर जाएगा। ठीक है, अब कल की वीडियो में मिलते हैं।